हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 15 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 15.1 प्रारंभ करेंगे। चलिए प्रथम प्रश्न पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो महिला बल्लेबाज है वो 30 गेंद तो खेलती है, लेकिन जो चौका है वो केवल 6 गेंदों पर ही मार पाती है, अर्थात 6 बार मार पाती है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आया कि कुल गेंदों की संख्या जो उस महिला बल्लेबाज ने खेली है वो 30 है। फिर गेंदें जिन पर चौका मारा गया है वो 6 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन गेंदों की बात करें जिन पर चौका नहीं मारा गया है तो वो आपके पास 30 - 6 हो जाएंगी। तो यहां पर आप लिख लेते हैं गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया, वो आपके पास हो गई 30 - 6 अर्थात 24 गेंदें। तो आपको समझ में आ गया कि 24 गेंदें ऐसी हैं जिन पर वो महिला बल्लेबाज चौका नहीं मार पाई है। अब आप देख रहे हैं कि आपको तो उसी की प्रायिकता पूछी, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो इसलिए अगर आप प्रायिकता निकालेंगे अर्थात पी मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं इसलिए हम पी यूज करते हैं। चौका नहीं मारा गया, इसकी आप प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता निकालेंगे तो आपके पास देखो ये आ जाएगा 24 कुल गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया बटे कुल गेंदें जो उस महिला बल्लेबाज ने खेली है बटे 30 आपने कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, वो सॉरी 6 से कैंसिल हो रहा है 4 बार और ये 5 बार। तो इस तरीके से ये 4/5 आ गया। या अगर आप चाहें तो इसको दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो प्रायिकता होगी उस महिला बल्लेबाज की चौका ना मारे जाने की वो 4/5 या 0.8 हो जाएगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया। यादृच्छिक मतलब रेंडमली, कि आपने किसी को प्रेफरेंस नहीं दी कि किसको करना है किसको नहीं करना, बस एक तरीके से आप इसको लकी ड्रॉ टाइप का समझ सकते हैं। यादृच्छिक मतलब उसमें भी हम अचानक ही करते हैं सब कुछ। आगे आपको बोला गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं कि परिवार में लड़कियों की संख्या जब 2 है, 1 है या 0 है। क्योंकि 2 बच्चों वाले परिवारों को चयन किया गया था तो 2 बच्चों में या तो एक भी लड़की ना हो या एक लड़की हो या 2 लड़की हो, केवल यही 3 संभावनाएं होंगी। और फिर आपके पास परिवारों की संख्या दी हुई है अर्थात 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या 475 है, एक लड़की वाले परिवार की संख्या 814 है और 211 ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी लड़की नहीं है। फिर आप देखिए आपको बोला गया आगे कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला भाग है 2 लड़कियां हों। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पहले वाले भाग में आपसे बोला गया है 2 लड़कियां हों, तो हम पी निकालते हैं जब आपको परिवार में 2 लड़कियां दी गई हैं। अब जब भी 2 लड़कियां दी गई हैं परिवार में तो आप सबसे पहले तो वो वाले परिवार लिखेंगे 2 लड़कियां जिसमें है, तो ये आप लिखेंगे 2 लड़कियों की संख्या वाले परिवार बटे कुल परिवारों की संख्या। तो यहां से अब देखिए आप 2 लड़कियों की संख्या वाले परिवार आपके पास 475 हैं, आप देख सकते हैं। और कुल परिवार आप देखिए आपको बोला गया पहले ही कि 1500 परिवार हैं, तो बटे 1500 आप कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रायिकता हो जाएगी। इसको आप कुल परिवारों को एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए केवल 3 ही संभावनाएं थी आपके पास, लड़कियां या तो 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती है। अर्थात यदि आप इन सभी को भी जोड़ेंगे 475, 814 और 211 को, तब भी आपके पास 1500 ही आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट लिख दें 1500 या फिर आप इनको जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करें तो देखिए अगर हम इसको 25 से कैंसिल करें
तो यहां पर देखिए ये आपके पास हो जाएगा 25 एकम 25, 25 नम्मा 225 और ये आ जाएगा 25 छिक्का 150 और 0। तो इस तरीके से 19/60 आपके पास पहले भाग का उत्तर आ जाएगा, अर्थात उस बात की प्रायिकता आ जाएगी जब 2 लड़कियां होंगी परिवार में। अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि आपको तब प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एक लड़की आपके पास हो उस परिवार में। तो P अर्थात प्रायिकता ज्ञात करनी है एक लड़की के लिए, तो वो आपके पास हो जाएगा एक लड़कियों की परिवार, एक लड़की की संख्या वाले परिवारों की संख्या। तो एक लड़की केवल 814 परिवारों में है, तो आप लिखेंगे 814 बटे 1500, क्योंकि टोटल तो 1500 परिवार हैं आपके पास। तो अब यदि आप देखो इसको 2 से कैंसिल करें तो ये देखो 407 आ जाएगा और ये आपके पास 750 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 407 बटे 750। तो इस तरीके से आपने दूसरे भाग का उत्तर निकाल दिया। अब हम तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि आपको तब प्रायिकता ज्ञात करनी है जब कोई भी लड़की ना हो। कोई भी लड़की ना हो या हम बोल सकते हैं 0 लड़की हो। तो देखिए उसको हम लिखेंगे, तो तीसरे वाले भाग में अगर हम प्रायिकता निकालें P 0 लड़की अर्थात कोई भी लड़की ना हो, तो आपको देखना है कि कोई भी लड़की ना हो अर्थात 0 लड़की होने वाले परिवारों की संख्या 211 है। तो यहां पर आप लिखेंगे 211 बटे कुल परिवार आपके पास 1500 हैं। तो ये आपके पास सिंपल तो हो नहीं सकता, तो 211 बटे 1500 ही आप यहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने पहला, दूसरा तथा तीसरा तीनों भागों के उत्तर ज्ञात कर लिए यहां पर। अब आप यहां पर देखिए सबसे अंत में आपको बोला गया कि साथ ही साथ इस बात की भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इनको अलग से करके देखें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या इनका योगफल 1 आएगा या नहीं आएगा, जितना अभी तक हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपने सीखा था कि अगर आपके पास कोई एक प्रयोग है जिसके 3 परिणाम या 4 या कितने भी परिणाम हो सकते हैं, अगर आप सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योगफल लिखेंगे तो वो आपके पास 1 आता है। तो आपने देखा यहां पर तो आपके पास 3 संभावनाएं थी केवल, तो अगर आप तीनों संभावनाओं का योगफल लिखेंगे, देखिए 3 संभावनाएं यही थी, या तो 2 लड़कियां हो या 1 हो या एक भी लड़की ना हो। तो तीनों का योगफल लिखेंगे तो ये आपके पास गारंटीड है कि इनकी प्रायिकताओं का योगफल 1 ही आएगा। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। P 2 लड़की प्लस P 1 लड़की प्लस P 0 लड़की अर्थात कोई भी लड़की ना हो, इनकी प्रायिकताओं का योगफल करते हैं। तो अब ये देखो इनका योगफल करेंगे तो आप 19/60 के बजाय सीधे 475/1500 लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखिए आपके पास आ गया 475/1500 प्लस P 1 लड़की। तो देखिए प्रायिकता एक लड़की होने की थी 407/750, या देखो जब हमने 1500 अपॉन में लिखा है हर किसी के अर्थात हर में लिखा है, तो आप कोशिश करें कि हर में जब 1500 वही वाले मान लिखें ताकि बार बार आपको लासापा ना लेना पड़े। तो आप लिख देंगे 814/1500 प्लस जब एक भी लड़की नहीं थी तब आप लिखेंगे 211/1500। तो अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो देखो लासापा तो सब में सेम आएगा 1500, ऊपर अंश में आ जाएगा 475 प्लस 814 प्लस 211। इस तरीके से आप देखो इनको जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 1 10, ये आपके पास 0 आ गया, एक हासिल का आया, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 आपके पास आ गया, फिर एक हासिल का आया 4 और 1 5 और 8 13 और 2 15। तो ये 1500 आया अंश में और हर में तो 1500 चल ही रहा था। तो इस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इन सभी का योगफल आपके पास 1 आ रहा है। तो आपने इस तरीके से जांच भी कर लिया, और जबकि हमने आपको पहले भी बता दिया कि 1 आखिर क्यों ही आता, क्योंकि केवल 3 ही संभावनाएं हैं और तीनों की प्रायिकता अगर आप जोड़ेंगे तो वो जरूर 100% ये सच है कि वो प्रायिकताओं का योगफल 1 आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। यहां पर बोला गया कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 ले लीजिएगा, जिसमें कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो अगर आप उस उदाहरण को देखेंगे तो वहां पर आपके पास
40 विद्यार्थियों के जन्म का महीना बताया गया था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल विद्यार्थियों की संख्या, वो थी 40, और उसमें सभी विद्यार्थियों के जन्म के महीने बताए गए थे। जैसे जनवरी महीने में 3 विद्यार्थियों ने जन्म लिया था, फरवरी महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ था, तो इस तरीके से सबको बताया गया था। तो अब चूंकि आपको अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता बतानी है, तो आप देखेंगे केवल अगस्त वाले आंकड़ों को। तो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी, अगर आप उस आंकड़ों में देखेंगे जो कि आपके पास दंड आलेख बना था, तो अगस्त में 6 विद्यार्थियों का जन्म हुआ था, अर्थात आपने यहां पर 6 लिख दिया। तो अब आपको इसी बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यदि आप एक विद्यार्थी को चुने तो उसका जन्म अगस्त में हुआ हो, तो P अर्थात प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, अगस्त में जन्म लेना, हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उस विद्यार्थी ने अगस्त में जन्म लिया है। तो आप लिखेंगे अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी 6 बटे कुल विद्यार्थी 40। तो अब इसको सरल करेंगे तो आपके पास 3 बटे 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर निकाल दिया, जिसमें आपसे पूछा गया था कि अगस्त में जन्म होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी एक विद्यार्थी की। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं आपको दी गई हैं। जैसे आप देखिए परिणाम लिखे हुए हैं आपके पास। अब आप देखो 3 सिक्के यदि आप एक साथ उछाल रहे हैं तो चित्त के केवल 4 केस बन सकते हैं। क्या क्या केस बन सकते हैं? या तो एक भी बार चित्त नहीं आया हो, मतलब 0 चित्त, या उन 3 सिक्कों में से केवल एक सिक्के पर चित्त आया हो, मतलब 1 चित्त, या उन 3 सिक्कों में केवल 2 सिक्कों पर चित्त आया हो, अर्थात 2 चित्त, और उन 3 सिक्कों में तीनों पर चित्त आ गया हो, अर्थात 3 चित्त वाले। तो 200 बार उछालने पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रयोग किया, तो 3 चित्त जब आपके पास आए तो ऐसे 23 बार ही आया। जब आपने 72 बार उछाला तो केवल 2 चित्त आए। चित्त को हम अंग्रेजी में टेल्स बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं क्योंकि कुछ छात्रों को इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो चित्त हम बोलते हैं हेड, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो यहां से अब ये देखो कि आपको बोला जाए आगे कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ हम उछालें तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको प्रायिकता निकालनी है जब 2 चित्त आए हों, उन 3 चित्तों में से कोई से भी 2 चित्त आ गए हों, तो यहां से आप देखोगे कि 2 चित्त आने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको कुल प्रयोग निकालने पड़ेंगे, अर्थात कुल कितनी बार आपने सिक्कों को उछाला है, तो वो आपके पास 200 बार आपने उछाला है। फिर आप देखिए 2 चित्त आने की संख्या, या आप बोल सकते हैं कि कितने प्रयोगों में 2 चित्त आए हुए हैं। तो देखिए 2 चित्त आने की संख्या तो 72 ही है, तो आपके पास 72 हो गई। तो इस तरीके से जब आप प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता निकालेंगे 2 चित्त आने की, तो आप लिखेंगे 2 चित्त आने की संख्या बटे हर में आप लिखेंगे कुल प्रयोग, अर्थात कुल कितनी बार आपने उन तीनों सिक्कों को उछाला है। तो देखिए 2 चित्त आने की संख्या तो आपके पास 72 है, और कुल आपने देखिए 200 बार सिक्कों को उछाला है, बोला ही है। तो आप अगर चाहें तो इन सभी को जोड़ भी सकते हैं, 23 को, 72 को, 77 को और 28 को, ये आपके पास मिलकर 200 ही आएगा। तो ये वैसे आपका उत्तर हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो अगर हम इसको 8 से कैंसिल करें तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास 9/25 आ जाएगा। तो यही आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें 2 चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यहां पर बोला गया कि एक कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया है। तो इसको समझ लेते हैं क्या बोला गया है कि 2400 परिवार चुने हैं और उनकी घर की आय और उन घरों में कितने वाहन हैं, इसके बीच में उन्होंने सर्वेक्षण किया है कंपनी ने। और
एकत्रित किए गए आंकड़े आपको नीचे वाली सारणी में दे दिए गए हैं। जैसे इन आंकड़ों को यदि हम समझें तो आप देखिए, जिन परिवारों की मासिक आय 7,000 से कम है उनमें अगर देखेंगे प्रति परिवार वाहनों की संख्या या तो 0 हो सकती है, या 1 या 2 से अधिक। इस तरीके से उन्होंने स्तंभ बना दिए। तो 7,000 देखिए, हो सकता है किसी परिवार में वाहनों की संख्या 1 हो, किसी में 1 भी ना हो, किसी में 2 हो, किसी में 2 से ज्यादा हो। तो यहां पर आप देखो कि जब 7,000 से कम आय वाले परिवार हैं तो उनमें 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी वाहन नहीं है, 160 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक वाहन है, 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल 2 वाहन है, और ऐसा एक भी परिवार नहीं है जिसमें 2 से अधिक वाहन है। फिर देखिए कि जिन परिवारों की आय 7,000 से 10,000 के बीच में है उनमें एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक भी वाहन ना हो, मतलब सभी परिवारों के पास कुछ ना कुछ वाहन तो जरूर है। 305 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन है, और 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। इसी तरीके से आप और डाटा को भी यहां पर समझ सकते हैं। चलिए फिर हम यदि आगे समझें प्रश्न में, तो गया कि मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, पहले वाले भाग में बोला गया है कि आय उसकी 10,000 से 13,000 प्रति माह हो और उसके पास ठीक 2 वाहन हो। तो यहां पर आप ये देखो कि इसमें आपको बोला गया कि जो आय है वो 10,000 से 13,000 वाली है, मतलब अब केवल आप 10,000 से 13,000 वाले पंक्ति का उपयोग करेंगे यहां पर, और बोला गया कि ठीक 2 वाहन ही आपके पास होने चाहिए। तो ठीक 2 वाहन मतलब ऐसे केवल 27 परिवार थे इनके पास ठीक 2 वाहन थे। तो यहां पर आप देखिए कुल परिवारों की संख्या, ये तो देखो 2400 है। अब आप ये देखो कि आपके पास जो 10,000 से 13,000 के बीच में परिवार हैं उनमें केवल यहां पर 7,000 से 10,000, ये हमने गलती से बना दिया है इसको, 29 परिवार ऐसे हैं उनमें केवल जिनमें 2 ही वाहन हैं। तो आपको केवल वही बताने थे ठीक 2 वाहन वाले परिवारों की प्रायिकता। तो कुल परिवारों की संख्या 2400 है, तो परिवार की संख्या जिनमें केवल 2 वाहन हैं, तथा ध्यान रखना है इस बात का भी कि आय 10,000 से 13,000 रुपए ही होनी चाहिए। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया गया भाग में कि 10,000 से 13,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। तो ये आपके पास देखो केवल 29 परिवार थे, आपने देखो यहां पर देखा। तो अब इस तरीके से अगर आप प्रायिकता निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 29/2400, क्योंकि 29 परिवार ही ऐसे हैं जिनकी आय 10,000 से 13,000 रुपए है और 2 वाहन हैं, और टोटल परिवारों की संख्या 2400 थी क्योंकि उन्होंने 2400 परिवारों पर परीक्षण किया था। अगर आप इन सबको आपस में जोड़ेंगे, ये देखो 10, 160, 25, 0, 0, ये इतने सारे डाटा जो आपके पास है इनको आपस में भी जोड़ेंगे तब इनका योगफल आपके पास 2400 ही आएगा। तो इस तरीके से पहले भाग का उत्तर आ गया। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो बोला गया यहां पर कि चुने गए परिवार, यहां से आपको प्रारंभ करना है हर भाग को, कि चुने गए परिवार की आय प्रतिमाह रुपए 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक 1 वाहन है। तो यहां पर आप देखो कुल परिवार तो आपके पास फिक्स हैं, 2400 ही रहेंगे। अब आप उन परिवारों की संख्या याद कर लीजिएगा जिनकी आय 16,000 रुपए प्रति माह से अधिक हो या 16,000 रुपए प्रति माह हो, तथा ठीक 1 वाहन हो। तो आप देखो अगर आपको ठीक 1 वाहन और 16,000 रुपए प्रति माह से अधिक वाले परिवार देखने हैं तो इस वाली पंक्ति में देखना होगा ठीक 1 वाहन। आपको समझ में आ रहा है, 579 परिवार हैं आपके पास सिर्फ। तो इस तरीके से आप देखिए आपको पता लगा 579 है। कुल परिवार बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो आपको पता है 2400 परिवार ही थे। तो इसलिए यहां पर दूसरे वाले भाग में
आपके पास जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 579 बटे 2400। अब देखिए ये आपके पास 3 से कैंसिल हो सकता है, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 19 और ये 3 और ये आपके पास 800 आ जाएगा। तो इस तरीके से 193 बटे 800 दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया कि चुने गए परिवार की आय प्रतिमाह ₹7,000 से कम है और उसके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो आप देख रहे हैं 7,000 से कम जब बोला गया तो आपको ये वाली पंक्ति लेनी है, और कोई भी वाहन नहीं है मतलब ये जीरो वाहन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं है का मतलब तो ये हुआ कि जीरो वाहन है एक तरीके से। तो आप इनको ले लेंगे। यहां पर तीसरे वाले भाग में आप लिख लेंगे परिवारों की संख्या जिनकी आय 7,000 रुपए प्रति माह से कम हो तथा जीरो वाहन हो, या हम बोल सकते हैं एक भी वाहन ना हो। तो आप देखोगे जीरो वाहन हो और 7,000 से कम आय भी होनी चाहिए, तो आपके पास केवल 10 परिवार ऐसे हैं। तो आपको समझ में आ गया, जब आपने सारणी देखी तो 10 मिला। तो इस तरीके से जब तीसरे वाले भाग में आप प्रायिकता निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी 10 बटे 2,400। तो जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 बटे 240 आ जाएगा। ये तीसरे वाले भाग का उत्तर आ गया कि यदि आप एक परिवार चुने तो उसकी प्रायिकता की आय 7,000 रुपए से कम हो तथा एक भी वाहन न हो, 1 बटे 240 हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम चौथे वाले भाग पर आएंगे। तो यहां पर चौथे वाले भाग में आपको बोला गया कि परिवार की, जो चुना हुआ परिवार है उसकी आय 13,000 से 16,000 रुपए प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो देखिए 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक वाहन मतलब ये 25 हैं आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लेंगे कि परिवारों की संख्या जिनकी आय 13,000 से 16,000 रुपए प्रति माह है तथा 2 से अधिक वाहन हैं। तो आपने देखा 2 से अधिक वाहन और 13,000 से 16,000 रुपए प्रति माह, ये आपके पास केवल ऐसे 25 परिवार हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे 25 और फिर यदि हम देखिए प्रायिकता निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 25 बटे 2,400। तो आप गौर करेंगे तो देखिए 25 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक बार कैंसिल हो गया और यहां पर देखिए 25 इंटू 9 225 और ये आपके पास 150 अर्थात 25 छिक्का 150 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 1 बटे 96 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि चौथा वाला भाग भी आपके पास आसानी से हल हो गया। और अब देखिए हम सबसे अंतिम वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अंतिम भाग में आपको बोला गया कि चुने हुए परिवार के जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। अब बोला गया कि एक से अधिक वाहन ना हो। एक से अधिक वाहन का मतलब यह हुआ कि या तो एक वाहन होना चाहिए या एक भी वाहन नहीं होना चाहिए। तो इसको समझ लेते हैं। एक से अधिक वाहन नहीं रखने वाले परिवार, अब इसमें आपके पास दो तरीके के परिवार आ सकते हैं, या तो जीरो वाहन रखने वाले परिवार हों या उन परिवारों के पास केवल एक वाहन हो। तो अब देखिए यहां पर आपको कोई भी आय नहीं दी गई है कि उन परिवारों की आय क्या है, केवल आपको वाहन के बारे में बोला गया है। तो अब आप आय से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। तो जीरो वाहन देखिए इन सबको जोड़ेंगे पहले तो 10 0 1 2 1 को, क्योंकि जीरो वाहन तो इन्हीं परिवारों के पास है। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस,
अब आप देखेंगे कि एक वाहन आखिर कितने परिवारों के पास है, तो एक वाहन वाले परिवार तो देखो आपके पास ये सब हैं, तो आप इन सबको यहां पर जोड़ेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे यहां पर 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, तो आपने इनको लिख दिया। अब हम इनको देखिए आसानी से धीरे धीरे करके जोड़ देते हैं। तो देखिए 10 और एक 11 है और 2 13 है और एक 14 है, प्लस अगर आप 160 और 305 को जोड़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 465। अब देखिए 535 और 469 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1004 प्लस अब 579 आपके पास रह ही गया है। तो इस तरीके से देखो अगर आप जोड़ेंगे 14, अब देखो 465 और 579 को आप दोबारा जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1044 प्लस 1004 आपके पास है ही और ये 14 आपके पास हो गया। तो आप देखो 14 और 1044 मिलकर 1058 हो जाएगा और 1058 और 1004 मिलकर 2062 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे परिवारों की संख्या मालूम पड़ गई कि जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, या हम बोल सकते हैं जिनके पास या तो 0 वाहन है या एक वाहन है। 2062 ऐसे परिवार हैं। तो अब आपको प्रायिकता निकालनी होगी, तो प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 2062 बटे कुल परिवार आपके पास 2400 थे। तो आप देखिए 2 से यदि कैंसिल कर दें इसको तो आपके पास आ जाएगा 10 31 बटे 1200। तो इस तरीके से आपने पांचवें वाले भाग का उत्तर भी निकाल दिया है। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 को लीजिएगा। तो देखिए अध्याय 14 की 14.7 वाली सारणी को मैं यहां पर आपके सामने बना देता हूं एक बार। तो देखिए हमने यहां पर एक सारणी बनाई है, उसमें आपको यहां पर देखिए पहले स्तंभ में लिखा हुआ था अंक और दूसरे स्तंभ में आपके पास है विद्यार्थियों की संख्या। कोई 100 अंकों का पेपर हुआ है, उसमें आपके पास कुछ कैटेगरी अर्थात कुछ वर्गीकृत अंतराल हैं, जैसे 0 से 20 अंक के बीच का, फिर है 20 से 30, फिर है आपके पास 30 से 40 अंक, 40 से 50, 50 से 60 अंक, 60 से 70 अंक और सबसे अंतिम आपके पास अंतराल है 70 या और लिख देते हैं 70 और उससे अधिक। अब देखिए 0 से 20 अंक के बीच में नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 दी हुई थी उस श्रेणी में। इसी तरीके से यहां 10 फिर 20 20 15 और 8 और सबसे अंत में यहां पर अपने पास है कुल योग कि आखिर कुल कितने विद्यार्थियों ने उस परीक्षा को अर्थात उस टेस्ट को दिया हुआ था गणित की। तो आपको वैसे तो उसमें बोला गया था, लेकिन वैसे 90 बोला गया था, लेकिन जोड़कर भी 90 ही आना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो 7 और 10 17 और 10 27 और 20 43 और 20 67 और 15 82 और 8 90। तो इस तरीके से 90 ये आ भी रहा है आपके पास। अगर ये 90 नहीं दिया होता और प्रश्न में 90 दिया था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाटा में गलती दे दी गई है प्रश्न के द्वारा। अब यहां पर आप देखो कि आप पहले वाले भाग में पढ़ेंगे कि आपको बोला गया कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको यह बोला गया कि 20% से कम अंक आपको प्राप्त करने, यहां पर 20% से आएगा तो 20% से। अब देखिए गणित की जो परीक्षा आपके पास हुई है वो केवल 100 अंकों की हुई है, तो अगर आप 20% निकालेंगे 100 का तो आपके पास 20 आएगा। अर्थात आपको उस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक विद्यार्थी के 20 से कम अंक आए हों। इसका मतलब आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, 20 से कम अंक का मतलब तो ये हुआ कि उस विद्यार्थी के 0 से 20 अंक के बीच में आए हों। तो आप इसी वाली पंक्ति को देख लेंगे सबसे पहले। तो यहां पर पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि 100 का 20%, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अगर ये 100 के अलावा किसी और अंकों का पेपर होता तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए सबसे पहले प्रतिशत जरूर निकालें। 20% का मतलब सीधे 20 ना बोल दें कभी भी,
पहले देखेंगे कि आखिर कितने अंकों का आपके पास परीक्षा हुई है, उसका 20% निकालेंगे। तो आ जाएगा 100 गुणा 20/100, तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो अब 20% से कम अंक आपसे बोला गया है। अब 20% आपने निकाला, वो तो 20 आया। तो 20% से कम अंक का मतलब यह हुआ कि 20 से कम अंक। तो अब आपको यह देखना होगा कि आखिर 20 से कम अंक वाले कितने विद्यार्थी आपके पास हैं। यहां पर लिख लेते हैं 20 से कम अंक लाने वाले या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि आप देखोगे तो इसमें आपके पास 7 दिया आ रहा है, क्योंकि 0 से 20 का मतलब यही हुआ कि 20 से कम है, तो ये आपके पास 7 हो गया। अब आपको इसी बात की प्रायिकता निकालनी थी, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 20 से कम अंक, तो वो अब आपके पास आ जाएगी 7 बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको देखनी है। तो आपको 90 दी हुई थी कुल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी गणित की, तो आप 7/90 यहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से यही आपका पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपने ये तो कर लिया, अब दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया अब आपको ज्ञात करनी है। तो अब ये देखो कि 100 में से 60 या अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास या तो उस विद्यार्थी के 60 से 70 के बीच में नंबर आए, तब भी आप बोलेंगे 60 या उससे अधिक है, या 70 और उससे अधिक आए तब भी आप बोलेंगे कि उस विद्यार्थी के 60 से तो ज्यादा ही नंबर है। तो इसका मतलब यहां पर आपको दो पंक्तियों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि 60 से ज्यादा नंबर इन 15 विद्यार्थियों के भी हैं क्योंकि 60 से 70 के बीच में, और इन 8 विद्यार्थियों के इनके 70 से अधिक नंबर है, तो 60 से तो अधिक होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पर आप लिख लेते हैं सबसे पहले कि 60 से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब देखो वो विद्यार्थी आपके पास हो जाएंगे 15 और 8 को आप जोड़ देंगे, तो 15 + 8 आपने किया तो ये आपके पास 23 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि 60 या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी तो आपके पास 23 हैं। तो इस तरीके से अब आप प्रायिकता निकालेंगे कि उस विद्यार्थी के 60 से अधिक अंक आए हों या 60 के बराबर आए हों। तो वो आपके पास हो जाएगी 23 बटे कुल विद्यार्थी आपके पास 90 थे। तो इस तरीके से आपके पास दूसरे वाले भाग में जो प्रायिकता होगी वो 23/90 हो जाएगी। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को हम हल करेंगे। यहां पर बोला गया कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है और प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास सारणी दी हुई है, इसमें आपके पास मत लिखा हुआ है और एक स्तंभ में है विद्यार्थियों की संख्या। पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 है और नहीं पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65 है। तो अगर हम इस प्रश्न को समझें तो आपको बोला गया कि 200 विद्यार्थियों से उनका मत ये जाना गया कि उनको सांख्यिकी पसंद है या नहीं है, क्या उनका इंटरेस्ट है सांख्यिकी में या नहीं है। तो 135 विद्यार्थियों ने ऐसा बोला कि हाँ उनको सांख्यिकी बिल्कुल पसंद है, और जबकि 65 विद्यार्थियों ने बोला है कि उनको सांख्यिकी पसंद नहीं है। अब यदि आप आगे पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको बोला गया कि प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको कि यादृच्छया चुना गया विद्यार्थी, यादृच्छया मतलब रैंडमली, कि आपने ऐसा किसी को देखकर नहीं उठाया, बस आपने ऐसे ही एक तरीके से समझ लीजिएगा लकी ड्रॉ से आपने एक विद्यार्थी को उठा लिया। फिर आपको बोला गया कि जो यादृच्छया चुना विद्यार्थी है वो सांख्यिकी पसंद करता है। तो पहला भाग हम हल करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे और भागों पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिर आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं कुल विद्यार्थी आपके पास 200 दिए गए हैं, देख सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को भी जोड़ेंगे तब भी आपके पास 200 ही आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 200 ही आएगा। तो अब कुल विद्यार्थी आपने देख लिए और पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि सांख्यिकी पसंद करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे सांख्यिकी पसंद करने वाले
विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं 135 है, तो आपने यहां पर 135 लिख दी। तो अब यहां पर आप प्रायिकता आसानी से बता सकते हैं। आपको प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी से दर्शाते हैं, वो बतानी है कि वह चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। तो उस बात की प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 135 बटे 200। तो अब देखिए आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको 5 से थोड़ा कैंसिल करें तो ये देखो 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो प्रायिकता होगी वो 27 बटे 40 हो जाएगी। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं, पहले भाग के बाद। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी है वह सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो यहां पर अब आप वो देख लीजिएगा उन विद्यार्थियों की संख्या जिनको सांख्यिकी पसंद नहीं है। देखिए इस प्रश्न को हम दो मेथड से करेंगे, तो अभी हम यहां पर लिख लेते हैं मेथड 1। और वो आपको पता लगा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तो आपके पास 65 है। आप देख सकते हैं कि 65 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको सांख्यिकी पसंद नहीं थी, अर्थात वो सांख्यिकी पसंद नहीं करते थे। तो अब अगर आप इस बात की प्रायिकता निकालेंगे कि उस विद्यार्थी को, जो चुना गया विद्यार्थी, उसको सांख्यिकी पसंद नहीं है, तो वो आपके पास हो जाएगी 65 बटे, टोटल विद्यार्थी आपके पास 200 थे, तो अगर आप देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास देखो ये 13 आ जाएगा और यहां पर 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 13 बटे 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे वाले भाग का उत्तर आ गया। अब हमने ये बोला कि दूसरे वाले भाग को हम दो तरीके से हल करेंगे। चलिए एक तरीका और हम देखते हैं यहां पर, मेथड 2। मेथड 2 में आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आप ये देखो कि जब किसी विद्यार्थी से उसकी राय पूछी गई है कि उसको पसंद है या नहीं, तो केवल दो ही संभावनाएं कि या तो उसको पसंद होगा या उसको पसंद नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम दोनों बातों की प्रायिकताएं जोड़ेंगे कि या तो अगर आप चुने गए विद्यार्थी की सांख्यिकी पसंद करने की प्रायिकता जोड़ेंगे और सांख्यिकी को पसंद ना करने की प्रायिकता जोड़ेंगे, तो वो स्वाभाविक सी बात है एक ही होनी चाहिए, क्योंकि दो ही केस हो सकते थे और आप दोनों केसों की प्रायिकता जोड़ रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि इसलिए पी सांख्यिकी पसंद, पूरा नहीं लिख रहा हूं, सांख्यिकी पसंद का मतलब है विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, और पी सांख्यिकी नहीं पसंद, इस बात की आप प्रायिकता देख रहे हैं। तो देखिए अब वो मिलकर तो 1 आनी चाहिए। तो अब आप इसकी देखो प्रायिकता पहले ही निकाल चुके हो, सांख्यिकी जब पसंद है आपने देखो 27 बटे 40 निकाली थी। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये हो गया 27 बटे 40 प्लस पी, जब विद्यार्थी को सांख्यिकी पसंद नहीं है, यही तो आपको दूसरे वाले भाग में निकालना है। तो यहां पर आपने लिख दिया सांख्यिकी नहीं पसंद है या सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, बराबर 1 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा पी अर्थात प्रोबेबिलिटी, जब उस विद्यार्थी को सांख्यिकी पसंद नहीं है, 1 माइनस देखो 27 बटे 40 को पक्षांतर कर दो दाई तरफ, तो आपके पास ये आ गया अर्थात 13 बटे 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा मेथड भी सीख लिया कि दूसरे मेथड से अगर आप प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। बस एक बात का जरूर ध्यान दें, ये मिलकर 1 तभी होता है जब आप सभी संभावनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ देंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 8 पर। यहां पर आपको बोला गया प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। तो सबसे पहले यदि हम प्रश्न 2 देखेंगे 14.2 प्रश्नावली का, तो उसमें आपको 40 इंजीनियरों का उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी गई थी। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए एक बार, 40 इंजीनियरों का उनके आवास से
कार्यस्थल की दूरी आपको दी गई थी, जो कि निम्न प्रकार थी। तो इसको हम इसे लिख लेते हैं, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां। तो देखिए 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12। तो देखा आपने, ये 40 इंजीनियरों का आंकड़े लिखे हुए हैं कि उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां कितनी हैं। ये सभी किलोमीटर में हैं। अब ये देखो कि आप इनको गिन भी सकते हैं, आपके पास 40 हैं। अब यहां पर आपको आगे बोला गया है कि इसकी आनुभाविक प्रायिकता आपको बतानी है। आनुभाविक प्रायिकता मतलब आप प्रायिकता ही बोलते हैं उसे, कि इंजीनियर पहले भाग में दिया है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो यहां पर आप ये देखो कि पहले वाले भाग को यदि हम हल करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि इंजीनियर की संख्या आपको निकालनी है जिनकी दूरी जो है उनके आवास से कार्यस्थल की वो 7 किलोमीटर से कम आपके पास होनी चाहिए। तो 7 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर ऐसे कितने इंजीनियर हैं। तो देखिए एक, क्योंकि 7 से कम ही देखना है। देखिए 7 या 7 से ज्यादा हमें देखना ही नहीं है, 7 वाला भी नहीं देखना है, आपको 7 से कम ही देखना है। 2, फिर देखेंगे आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे 9 इंजीनियर हैं जिनके घर से उनके कार्यस्थल की दूरी 7 किलोमीटर से कम है। तो आपको तो इसी बात की प्रायिकता भी ज्ञात करनी थी। तो अब देखिए प्रायिकता यदि आप लिखेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 9 बटे कुल इंजीनियरों की संख्या। तो आपने देखा था कि आपके पास 14.2 प्रश्न में 40 इंजीनियरों का आंकड़ा दिए हुए थे, अर्थात जो कुल इंजीनियरों की संख्या है वो 40 हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले भाग का उत्तर हो जाएगा, अर्थात 9 बटे 40। अब दूसरे वाले पर आ जाओ। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप सबसे पहले उन इंजीनियर्स की संख्या निकाल लो जिनकी ऑफिस से उनके घर की दूरी 7 किलोमीटर या उससे अधिक है। तो अब देखेंगे 7 किलोमीटर या उससे अधिक वाले इंजीनियर आखिरकार कितने हैं। तो यहां पर आप देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 7 को भी जोड़ेंगे क्योंकि 7 भी साथ में तो आएगा ही, इसलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो ऐसे 31 इंजीनियर हैं जिनके घर से उनके होम की दूरी, अर्थात जिनके घर से इनके कार्यस्थल की दूरी 7 किलोमीटर या उससे अधिक है। तो इसलिए अब आप प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 31 बटे कुल इंजीनियरों की संख्या अर्थात 40। तो 31 बटे 40 आपके पास आ जाएगा। ये अगर आप इसे मेथड 1 माने। अब हम मेथड 2 से भी करते हैं, जिसको हम आपको पहले समझा चुके हैं पिछले प्रश्न में। यहां पर हम आपको एक बार और बता देते हैं मेथड 2। मेथड 2 में आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपने दूरी को 7 किलोमीटर पर बांटा तो इसका मतलब आपके पास दो ही केस हो सकते हैं, या तो 7 से कम या 7 व उससे अधिक दूरी। तो चूंकि आपने देखा केवल दो ही केस आपके पास बन रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में जो प्रायिकताएं होंगी उनका योगफल आपके पास 1 आना चाहिए। तो देखिए प्रायिकता 7 किलोमीटर से कम प्लस प्रायिकता 7 किलोमीटर या उससे अधिक, क्योंकि दो ही केस बन सकते हैं अगर आप 7 को विभाजित करें, तो या तो 7 या 7 से ज्यादा होगी दूरी या 7 किलोमीटर से कम होगी।
तो इन दोनों केसेस में सभी केसेस आ गए आपके पास 40 इंजीनियरों के, तो ये मिलाकर एक आपके पास हो जाना चाहिए। तो आपने देखा था ये पहला भाग में आया था आपके पास, जिसका उत्तर था आपके पास 9/40। तो आप यहां लिखेंगे 9/40 प्लस पी अर्थात प्रोबेबिलिटी 7 किलोमीटर या उससे अधिक बराबर 1 हो जाएगा। अब आप देखिए इस 9/40 को पक्षांतर कर देंगे दाईं तरफ, तो आपके पास रह जाएगा P अर्थात प्रायिकता कि जब दूरी 7 किलोमीटर या उससे अधिक है उनके घर और कार्यस्थल की, बराबर 1 माइनस 9/40। जब आप इसको हल करेंगे तो 40 माइनस 9/40 आ जाएगी, क्योंकि लासपा तो 40 लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास 31/40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेथड 2 से भी सीख लिया कि आपके पास जो उत्तर आएगा वो 31/40 ही आएगा, जैसा कि मेथड 1 में आया था। अब हम तीसरे वाले भाग पर चलते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहती है। तो आप देखेंगे कि आखिर ऐसी कितने इंजीनियर हैं इन 40 में से जिनके कार्यस्थल से उनके घर की दूरी 1/2 किलोमीटर या इससे कम है। तो आप देख रहे हैं 1/2 या उससे कम तो एक भी इंजीनियर का ऐसा केस नहीं है। तो यहां पर आपको पता लगा कि तीसरे वाले भाग में इंजीनियर की संख्या कि उनके घर से उनके कार्यस्थल की दूरी 1/2 किलोमीटर या उससे कम है। तो वो आपके पास एक भी ऐसा इंजीनियर नहीं था, तो आपने 0 लिख दिया। इसलिए अब आप उस बात की प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि यदि आपने जो यादृच्छिक इंजीनियर चुना है उसकी प्रायिकता कि वो घर से कार्यस्थल की दूरी 1/2 किलोमीटर अर्थात आधा किलोमीटर या उससे कम हो, तो वो आपके पास हो जाएगी 0/40, क्योंकि 40 तो टोटल इंजीनियर है, तो आपके पास 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 आपके पास हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बोला गया है कि ये एक क्रियाकलाप है अर्थात एक्टिविटी है जिसमें आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी है। इसमें आपको बोला गया कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारताओं को आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इतना प्रश्न को यदि पढ़ें तो आप देखिए आपको बोला गया कि आपका जो विद्यालय है उसके गेट के बाहर आप खड़े हो जाइए और एक समय अंतराल में, अब वो समय अंतराल हो सकता है किसी के लिए 30 मिनट हो, कोई 1 घंटे तक देखना चाहता है ये सब, कोई 2 घंटे तक ये एक्टिविटी करना चाहता है, तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है। तो हर किसी के लिए स्वाभाविक सी बात है ये सब अलग अलग आंकड़े आएंगे। हो सकता है किसी के लिए 30 मिनट का आंकड़ा हो, किसी विद्यार्थी का 2 घंटे का आंकड़ा हो। तो इसमें आपको किसी विद्यार्थी से आंसर अपने चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही उत्तर पुस्तिका के आंसर से अपना आंसर मिलान करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो आपका आंकड़े हैं वो बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं सभी से। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर मैं आंकड़े जो बना रहा हूं वो एक समझाने के लिए आपको आंकड़े ले रहा हूं, ये आपको खुद से वैसे एक्टिविटी करनी है अपने विद्यालय के बाहर खड़े होकर। तो देखिए हमने एक यहां पर सारणी बना ली, यहां पर हम लिख लेते हैं कि आखिर कितने पहिया वाहन हैं और यहां पर हम बारंबारता लिख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा मैं 1 घंटे के लिए बनाता हूं, तो 1 घंटे का समय अंतराल हमने लिया है कि 1 घंटे तक हमने विद्यालय के गेट के सामने खड़े रहे। ये कुछ एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। और उन 1 घंटे में हमने देखा कि 1 पहिए वाहन भी कुछ होंगे, 2 पहिया वाहन भी कुछ होंगे, 3 भी होंगे आपके पास। 1 पहिया वाहन तो स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, तो यहां 2 पहिया वाहन होंगे, 3 पहिया वाहन होंगे, 4 पहिया वाहन होंगे, और यहां पर मैं कुल योग लिख देता हूं। तो आप देखो हमने देखा 1 घंटे में जो 2 पहिया वाहन है वो आपके पास मान लीजिएगा 10 आते हैं। 1 घंटे में 3 पहिया वाहन हमने देखे, मान लीजिएगा 20, और 1 घंटे में हमने 4 पहिया वाहन केवल 5 देखे हैं। तो इस तरीके से हमने ये आंकड़े देखे। तो हमने एक तरीके से कुल कितने वाहन देखे, तो आप देख सकते हैं 10 और 20 30 और 5 35, तो हमने टोटल 35 वाहन देखे हैं 1 घंटे में।
और ये हमने एक सारणी आपके सामने बना दी है। तो अब आप आगे पढ़ेंगे तो बोला गया कि आपके द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि दो पहिया वाहन तो आपके पास 10 हैं, चूंकि अब देखिए कुल वाहन आप लिखेंगे तो कुल वाहन जो आपने देखे हैं वो आपके पास 35 हैं। तो इसलिए अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो वाहन आपने देखा वो दो पहिया हो, तो वो आपके पास प्रायिकता हो जाएगी दो पहिया वाहन टोटल 10 हैं बटे कुल वाहन आपके पास 35 हैं। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, जैसे देखिए 5 से थोड़ा कैंसिल करते हैं तो 2/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 की एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि आपको यहां पर भी एक एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप करना है। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुन लीजिएगा। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। फिर आपको बोला गया है कि याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो यहां पर जो आपको बोला गया है कि याद रखिए, ये आपको वैसे भी कंठस्थ होना ही चाहिए था, प्रश्न में ना भी दिया हो तब भी आपको पता ही होना चाहिए कि संख्या 3 से विभाजित तभी होती है जब उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहां पर आप देखिए आपने कक्षा के विद्यार्थियों से बोला है कि 3 अंक वाली आपको संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम 3 अंकों वाली संख्याएं समझ लेते हैं आखिर कौन कौन सी होती हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो इनको समझ लेते हैं। तो वो आपके पास होती है देखो 100, क्योंकि 100 में 3 अंक है, 2 जीरो है और एक बार 1 लिखा है। 101, 102, 103, इसी तरीके से 998 और 999, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। अब उसमें आप देखिए कि कुल संख्याएं यदि हमें लिखनी हो तो 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कि आखिर इनको यदि हम काउंट करें तो आखिर कितनी संख्याएं होंगी। तो ये आपके पास देखिए हो जाएंगी संख्याएं 900 संख्याएं। अब यहां से आपने जब ये 900 संख्याएं पता कर ली कि ये 900 संख्याएं होती हैं 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों से विभाजित संख्याएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या आपको देखने की जरूरत है कि वो 3 से कब विभाजित होगी। तो आप जानते हैं 3 से विभाजित तो 99 होता है। तो इसका मतलब अगला इसमें 3 जोड़ेंगे तो अर्थात 102 3 से विभाजित होगा। एक तो आपके पास ये तरीका चेक करने का होता है, या फिर आप एक तरीका ऐसे समझ सकते हैं कि देखो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100, तो आपको 3 अंकों 3 से विभाजित चाहिए। यहाँ 3 से आएगा, 3 अंक नहीं आएगा। 3 से विभाजित संख्या यदि आपको चाहिए तो आप सबसे छोटी संख्या जो 100 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 3 से हम 100 को भाग देते हैं। तो आपके पास 3 तिरका 9, 10 3 तिरका 9, तो आपके पास एक शेषफल आया। इस एक शेषफल का मतलब ये है कि या तो आप एक घटा दें तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन अगर आप 100 में से एक घटाएंगे, क्योंकि संख्या तो 100 है, इसमें से एक घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, वो तो 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, तो आप घटा तो नहीं सकते। अब देखते हैं कि इसको और कैसे समझ सकते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं 3 से विभाजित होनी है मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। अब यहां पर शेषफल 0 तभी बन सकता है जब एक के बजाय यहां पर 3 हो जाए, क्योंकि 3 से ही आप भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आप 100 में 2 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से 102 पहली संख्या हो जाएगी, ये 3 अंकों की होगी और 3 से विभाजित होगी। अब आपको आगे की संख्याएं निकालनी है तो 102 में 3 3 जोड़ते जाएंगे, तो 105 हो गई, फिर 108 हो जाएगी, फिर देखिए 111 हो जाएगी, इसी तरीके से आपके पास हो जाएगी। अब बात आती है कि आपके पास जो सबसे बड़ी संख्या है वो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। देखो 999 आपको नहीं पता 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप 999 को ही 3 से विभाजित करके एक बार देखेंगे। तो देखो ये 3 आ गया, कट गया, फिर 3 आया, ये भी कट गया, फिर देखिए यहां पर 9 बचेगा, ये 3 आया, ये भी कट गया। तो आपने देखा शेषफल तो आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 999 वो 3 से विभाजित भी आपके पास होगी। तो 3 से विभाजित संख्याएं आपने लिख दी हैं।
अब आप देख लीजिएगा कि आखिर 3 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी हैं। तो अगर आप कुल संख्याएं देखेंगे 3 से विभाजित, तो वो आपके पास 300 हो जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 900 बटे 3 करेंगे तो 300 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। तो इसलिए अब यहां पर आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि 3 से भाज्य संख्या आपके पास हो। तो 3 से भाज्य संख्या आपके पास देखो टोटल तो 300 है जो 3 से भाज्य हैं, और एक्चुअल में कुल संख्या अगर 3 अंकों की आप देखेंगे तो वो आपके पास 900 थी। तो प्रायिकता आपके पास 300 बटे 900 हो गई, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, अर्थात 3 बटे 9, और देखिए 3 से भी अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके पास 1 बटे 3 हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 11 को हम हल करेंगे। यहां पर बोला गया कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, लेकिन वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में आपको ये दिए गए हैं नीचे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे आटे की थैलियां लेके आए तो उनमें अंकित है कि 5 किलोग्राम है, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में उनको तौला दोबारा तो आपके पास अलग अलग वजन अर्थात भार आ रहे हैं जो कि किलोग्राम में आपके पास दिए हुए हैं। जैसे आप देखिए 4.97, एक थैली पर 5.05 भार आया, एक थैली पर 5.08 किलोग्राम भार दिखा आपको, फिर 5.03, 5 किलोग्राम, 5.06 किलोग्राम, 5.08 किलोग्राम, 4.98 किलोग्राम, 5.04 किलोग्राम, 5.07 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। तो ये आपको भार दिख गए। अब आप देखेंगे आगे तो आपको बोला गया कि यादृच्छया चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। अर्थात आपको बोला गया कि अगर आप एक रैंडमली एक थैली चुन लें कोई भी, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि उस थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा है। देखिए 5 किलोग्राम तो अंकित है, लेकिन एक्चुअल में जो आटा है वो तो अलग अलग है। देखिए किसी में 5 से ज्यादा था, किसी में 5 था, किसी में 5 से कम भी है। आप देख सकते हैं 11 थैलियों के बाहर आपके पास लिखे हुए हैं पीले से जो हमने बताए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन थैलियों की संख्या आप ज्ञात करिए कि जिनमें आटे का जो भार है वो 5 किलोग्राम से ज्यादा है। तो ध्यान रखें 5 किलोग्राम से ज्यादा ही होना चाहिए, 5 किलोग्राम वालों को भी हम अपनी गणना में नहीं लेंगे। तो देखिए 5 किलोग्राम से ज्यादा, एक ये मिली थैली, एक ये थैली मिल गई, एक थैली ये हो जाएगी, एक थैली ये हो गई, ये हो जाएगी थैली, ये भी देखिए और ये। तो आप देख रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसी आपके पास 7 थैलियां हैं जिनमें 5 किलोग्राम से आटा ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि कुल थैलियां आपके पास कितनी हैं। तो आप कुल थैलियों के लिए या तो इन सबको जोड़ लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कि आखिर कितनी थैलियां हैं एक एक करके, या फिर आप देखिए प्रश्न में देखेंगे तो आपको पहले ही बोल दिया कि 11 थैलियां आपके पास, तो सीधे आप 11 भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको काउंट भी करेंगे तो अभी आपके पास 11 ही आएंगी। तो अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो भार है आटे का वो 5 किलोग्राम से अधिक हो। तो अब वो आपके पास हो जाएगा 7 बटे कुल थैलियों की संख्या अर्थात 11, तो 7 बटे 11 आपके पास उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो देखिए एक आपके पास प्रश्न था 14.2 में प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड की पीपीएम अर्थात भाग प्रति मिलियन, जिसको हमने पार्ट्स पर मिलियन आपको समझाया भी था, उससे संबंधित सारणी बंटन सारणी अर्थात बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमने आपसे कहा था प्रश्न में, तो हमने वहां पर बनाई भी थी। फिर आपको देखिए यहां पर बोला गया आगे कि उस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो आपको बोला गया कि आपने 30 दिनों की सारणी वहां पर बनाई थी। अब 30 दिनों में से किसी एक दिन अगर जो पीपीएम अर्थात भाग प्रति मिलियन में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 हो, तो इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके पास यहां पर एक सारणी बना देता हूं। तो यहां पर देखिए हम एक सारणी बना रहे हैं। ये सारणी वैसे तो आपको बना ही सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न में हमने बनाई थी, यहां पर बस मैं आपको दोबारा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें इस प्रश्न को भी हल करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड की सांद्रता जो कि आपके पास भाग प्रति मिलियन अर्थात पीपीएम में है, और यहां पर हम लिख लेते हैं दिनों की संख्या अर्थात बारंबारता उनकी कितनी है। तो यहां पर अब ये देखो कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है पीपीएम अर्थात भाग प्रति मिलियन में, उनके अंतराल यदि हमने बनाए तो वो देखिए ये है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, और यहां पर हम कुल योग को लिखेंगे। अब इसी तरीके से देखिए यहां पर हम दिनों की संख्या लिख लेते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो 0.00 से 0.04 पीपीएम थी, तो ऐसे आपके पास उस महीने में 4 दिन थे। सांद्रता 0.04 से 0.08 के लिए 9 दिन थे अर्थात बारंबारता 9 थी। इसी तरीके से आप देखिए बारंबारता आप लिखेंगे बाकी सभी की, तो आपके पास ये आ जाएगी। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास 30 आना चाहिए। 30 क्यों हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोला गया था कि 30 दिनों तक की आपको सारणी बनानी थी, तो इन सबको जोड़ के 30 आना चाहिए। चलिए देख भी लेते हैं एक बार। 4 और 9 13 और 9 22 और 2 26, सॉरी 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, तो आपके पास 30 दिन आ भी रहे हैं। अब देखिए आपने सारणी तो बना ली। अब आपसे बोला गया कि आपको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो 0.12 से 0.16 रहे, अर्थात सांद्रता 0.12 से 0.16 मतलब ये वाली पंक्ति आपको देखनी है। तो सबसे पहले तो हम उन दिनों की संख्या लिख लेते हैं जब सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच में हो। तो ये आपके पास आ जाएगा दिनों की संख्या जब सांद्रता 0.12 से 0.16 हो। तो आप देख रहे हैं ऐसे तो आपके पास केवल 2 दिन थे, आप देख सकते हैं। और अगर हम कुल दिन देखें कि आखिर कुल दिन कितने हैं, जब आपने ये एक टेबल बनाई है तो कुल दिनों की संख्या आपके पास 30 थी। तो इसलिए अगर आप अब इस बात की प्रायिकता निकाल रहे हैं कि सांद्रता 0.12 से 0.16 है, तो उस बात की प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे कुल दिनों की संख्या अर्थात 30, तो 1 बटे 15। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 12 हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 15.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो आप देखेंगे यदि प्रश्नावली 14.2 का सबसे पहला प्रश्न, तो उसमें आपको 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए थे, जैसे किसी का ए होगा किसी का ओ होगा, और बारंबारता बंटन सारणी वहां पर आपको बनाने के लिए बोल दिया गया था। फिर देखिए आपको आगे बोला गया है कि इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यदृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला गया कि अगर आप रैंडमली अर्थात यादृच्छया एक विद्यार्थी चुने तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि उस विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह ए बी होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं 30 विद्यार्थियों की, जो हमने वहां पर भी आपके सामने बनाई थी। तो देखिए यहां पर हमने एक सारणी बना ली।
अब यहां पर हम स्तंभों में लिख देते हैं रक्त समूह कि आखिर क्या क्या रक्त समूह हो सकते थे, और यहां पर दूसरे स्तंभ में हम लिख देते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता। तो अब ये देखो कि रक्त समूह आपके पास कौन कौन से हो सकते थे। वहां पर आपने जब सारणी बनाई थी तो रक्त समूह ए बी था, ए बी था और ओ ब्लड ग्रुप था आपके पास, और यहां पर हम लिख लेते हैं कुल योग। तो जब आपने सारणी देखी थी तब आपने वहां पर बनाने में देखा था कि जब ए रक्त समूह है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 9 थी, जिन विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप बी है उन विद्यार्थियों की संख्या 6 थी, ब्लड ग्रुप ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 थी, और जिन विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप ओ है उन विद्यार्थियों की संख्या 12 थी। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो 9 और 6 15 और 3 18 और 12 30, तो आपके पास 30 आ गया। और आप देख भी सकते हो आपको बोला ही गया था कि 30 विद्यार्थियों का आपको सारणी बनानी थी। तो अब ये देखो कि आपने जब ये सारणी बनाई तो आपको तो बोला गया कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि रक्त समूह ए बी आपके पास आए। तो सबसे पहले तो हम ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या जिनका रक्त समूह ए बी है। अब देखिए ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थी तो आपके पास ये 3 है, क्योंकि आपको यही पंक्ति देखनी होगी, तो आपके पास 3 आ गया। अब आपको देखना है कि आखिर कुल कितने विद्यार्थी हैं आपके पास, तो आप लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं आपके पास 30 है। तो आपको तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ब्लड ग्रुप उस विद्यार्थी का ए बी आया हो। तो P अर्थात प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, और इस बात की याद करनी है कि जो आपने विद्यार्थी चुना है यादृच्छा उसका रक्त समूह ए बी हो। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/30। तो अगर आप 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 1/10 प्रायिकता हो जाएगी।